क्या भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद शिकायत वापस भी हो जाती है? और शिकायतकर्ता यदि किसी कारणवश शिकायत को वापस भी ले लेता है तो क्या उस शिकायत पर जांच नहीं होनी चाहिए? आजकल उच्च पदस्थ अधिकारी भी किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी की चिंता या भय है या नहीं है? अगर किसी के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत की जा रही है और उसके द्वारा साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं तो फिर अधिकारी जांच क्यों नहीं करते हैं? और यूपी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को सुरक्षा देने के बजाय उस पर शिकायत वापसी का दबाव बनाया जाने लगता है कि आपके द्वारा दी गई शिकायत की वापसी होनी चाहिए। ऐसे में शिकायतकर्ता डर जाता है, वह किसी लफड़े में न फंस जाए। इन सब चीजों से बचने के लिए वह अपनी शिकायत को वापस लेना ही ज्यादा उचित समझता है। लेकिन इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या जिस बाबत शिकायत की गई थी वह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है? अगर हम शिकायत को वापस ले लें तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? माना जाएगा कि अब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सब ईमानदार हो जाएंगे? या फिर उस बात पर जांच की आवश्यकता नहीं रहती है? आखिर इन भ्रष्टाचारियों से देश प्रदेश को कब मुक्ति मिलेगी? आपने अभी हाल ही में एक बहुचर्चित मामला आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य के द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायत को उनके पति आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। कमिश्नर और जांच अधिकारी को आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस लेने का प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली जांच के लिए की गई शिकायत वापस ली जा सकती है? शिकायतकर्ता आलोक मौर्य ने मंडलायुक्त को शिकायत वापस लेने के लिए भले ही प्रार्थना पत्र दे दिया हो, किंतु शिकायत बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है, भ्रष्टाचार की है। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए ना। जांच ही नहीं बल्कि आयकर विभाग से भी इस शिकायत की जांच कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी के पद पर तैनात आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उसने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की उस कथित डायरी, एक बहुत चर्चा में आपने सुना होगा कि एक डायरी भी थी जो उसके 32 पन्नों की फोटोकॉपी शिकायत में साक्ष्य के रूप में लगाई थी, जिसमें भ्रष्टाचार के लाखों रुपयों का लेन देन और लेखा जोखा था। बताया जा रहा था कि डायरी में लाखों के लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। शासन ने मामले की जांच के लिए कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान आलोक से सबूत मांगे थे, यानी कि 32 पन्ने फोटोकॉपी के लगे, इसके बाद भी सबूत मांगे गए, जिस पर आलोक मौर्य ने 20 दिन का समय मांग लिया। ज्योति मौर्य उस जांच कमेटी के सामने उस दिन पेश नहीं हुई थी। ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार वाले केस में 8 अगस्त को सुनवाई पर आए आलोक मौर्य ने कहा था कि मैंने ज्योति पर जो भी आरोप लगाए हैं मुझे उन्हें साबित करने के लिए समय दिया जाए। कमेटी ने बात सुनने के बाद कहा था, आपके पास 20 दिन का समय है, इतने समय में आपने जो भी आरोप लगाए हैं उनका सबूत पेश करें। डायरी के पन्ने लगे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप फिर सबूत पेश करिए। इसके बाद जांच कमेटी ने 28 अगस्त को फिर से आलोक मौर्य को पेश होने का आदेश दिया था। जांच समिति ने सोमवार को 28 अगस्त को आरोप के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आलोक मौर्य को बुलाया। जांच अधिकारियों के समक्ष पहुंचकर आलोक मौर्य ने कहा, भ्रष्टाचार का आरोप उसने अपनी पत्नी पर लगाया था और इसकी जांच की मांग भी की थी, लेकिन अब वह अपनी शिकायत को वापस ले रहा है। इसके लिए उसने प्रार्थना पत्र भी दिया है।
जबकि आलोक मौर्य की शिकायत पर ही शासन के आदेश पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत की देखरेख में 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही थी। आपको हम पिछली कहानी भी बताते चलें कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुआ था। इसके बाद उन्होंने ज्योति की पढ़ाई करवाई, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ज्योति का परिवार इससे इनकार कर रहा है। साल 2015 में ज्योति का चयन पीसीएस के रूप में एसडीएम पद पर हो गया था। लोक सेवा आयोग से महिलाओं में ज्योति की 3री रैंक थी और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। सभी बहुत खुश थे। 2015 में जुड़वा बच्चियां भी हुई, लेकिन किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और विवाद इस लेवल पर आया कि तलाक तक मामला पहुंच गया। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक ने शासन को शिकायती पत्र भेजकर ज्योति पर हर माह 5 से 6 लाख रुपए वसूली का आरोप भी लगा दिया था। आलोक ने अपनी शिकायत के समर्थन में डायरी के पन्नों की फोटोकॉपी भी लगाई थी, जिसमें लेन देन का पूरा हिसाब लिखा जाता था। शिकायत मिलने के बाद शासन ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत को जांच सौंपी थी। कमिश्नर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल और 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे। लिखित शिकायत और डायरी के पन्नों में लाखों के लेन देन वाले डायरी के पन्ने की छाया प्रति लगाने के बाद भी आलोक मौर्य को सबूत के लिए बुलाया जाना क्या आपको उचित प्रतीत होता है? शायद मुझे तो उचित प्रतीत नहीं होता है। जांच समिति की इसी प्रक्रिया को आलोक मौर्य ने शायद दबाव समझ लिया और वह अपनी शिकायत को वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र दे आया। जांच समिति के सदस्यों को चाहिए था कि आलोक की पत्नी को बुलाकर, यानी कि ज्योति मौर्य को बुलाया जाता और उससे पूछताछ की जाती, उस डायरी के विषय में पूछताछ की जाती, उस लगाए गए साक्ष्य के रूप में पन्नों के विषय में पूछताछ की जाती और पूछा जाता कि डायरी आपकी है या नहीं है। अगर मना कर देती तो लेख के साथ मिलान किया जाता। लेख विशेषज्ञों के लिए उन पन्नों को भेजा जाना चाहिए था। अगर लिखावट एक ही मिलती तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। दरअसल यह प्रकरण एक पीसीएस अधिकारी का है, इसलिए जांच अधिकारी भी इस प्रकरण को खत्म करना चाहते थे। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की एक बड़ी लॉबी है और वह लॉबी अपने लोगों को बचाने में रुचि रखती है। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्योति का पति एक सफाई कर्मी है। वह अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य के सामने टिकने में सक्षम नहीं है, ना ही पद में और ना ही पहुंच में और ना ही पहचान में। वहीं अब तो यह भी माना जा रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कि अगर ज्योति मौर्य पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके खुद के पति ने जो लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर वह धनाढ्य भी हो चुकी होगी और करोड़ों की मालकिन होगी। और इन्हीं सब बातों से लगता है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में कोई बड़ी डील भी हो गई होगी। शायद इसीलिए आलोक मौर्य को सबूत के लिए बुलाए जाने पर आलोक मौर्य ने शिकायत वापस लेने का प्रार्थना पत्र दे दिया, या फिर किसी अन्य के दबाव में, या फिर कोई और बड़ा दबाव पड़ गया होगा, इस कारण ऐसा संभव हुआ। वरना इस तरह की तनातनी के बाद, विवाद के बाद शिकायत वापसी की नौबत ही नहीं आती। और अगर आती भी तो इस तरह का पत्र तो वह पहली सुनवाई पर भी दे सकता था। हो सकता है कि ज्योति की जांच अधिकारियों से बात हो गई हो कि अगर शिकायतकर्ता खुद अपनी शिकायत वापस ले ले तो फिर जांच बंद हो सकती है, या शिकायत वापसी का प्रार्थना पत्र मिलने पर शिकायत निरस्त कर फाइलें बंद कर देंगे। अरे मित्रों सुनिए, फाइल बंद होगी या नहीं बंद होगी ये तो जांच अधिकारी ही जाने, किंतु यह मामला बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का है, इसलिए इस प्रकरण की जांच अवश्य होनी चाहिए। इस तरह की शिकायत पर शासन की ओर से जांच शुरू होने के बाद शिकायतकर्ता का शिकायत वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना
शिकायतकर्ता की ही विश्वसनीयता को कमजोर कर देता है और जांच कमेटी की कार्यशैली दोनों को ही संदिग्ध बनाता है। आलोक मौर्य ने भले ही जांच कमेटी वाले अधिकारियों के सामने और मीडिया के सामने कहा हो कि शिकायत वापस लेने का कोई दबाव नहीं है, किंतु उसकी शिकायत वापस लेने का प्रार्थना पत्र यह बताने के लिए काफी है कि कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जांच समिति के सामने पहले शिकायत के सबूत के लिए 20 दिन का समय लेना और 20 दिन बाद जहां साक्ष्यों को लाना था, सबूतों को लाना था, वहां ना तो साक्ष्य लाया और ना ही सबूत आया क्या, शिकायत वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र। बहुत कुछ साफ साफ कहता है यह मामला। जांचकर्ता टीम को चाहिए कि शिकायत वापस लेने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए और जांच को जारी रखा जाए। साथ ही शिकायत करने के बाद शासन स्तर से जांच शुरू किए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर और शिकायत वापस लेने का अनुरोध करने वाली आलोक मौर्य के खिलाफ ही सरकार का समय बर्बाद करने, सरकार के साथ झूठ बोलने के लिए, किसी पीसीएस अधिकारी की छवि खराब करने के लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वह सरकारी सेवा में सफाई कर्मी है। ऐसे में कदाचार और झूठी शिकायत में उसे सेवा से निकाला जा सकता है। उसके विरुद्ध कदाचार का केस चलना चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत करेगा, बाद में गुपचुप समझौता करके शिकायत वापस ले लेगा। पहले प्रत्येक शिकायत पर जांच होती थी। आमतौर पर शिकायतकर्ता जिसकी शिकायत हो रही है उसके नजदीकी का ही होता है। क्योंकि अगर नजदीक का नहीं है तो उसे भेद नहीं पता होगा। हर नजदीकी व्यक्ति को भेद पता होता है और इसी के आधार पर शिकायत की जाती है। वह उसके सभी राज जानता है, इसलिए वह अपना परिचय गुप्त रखना चाहता है। ऐसी गुप्त शिकायतों पर ही काफी बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुल चुके हैं। लालू यादव का 950 करोड़ वाला चारा घोटाला भी ऐसी ही गुमनाम शिकायत पर खुला था। लेकिन शिकायतों की जांच से बचने के लिए अब प्रशासन ने तय कर लिया है कि गुमनाम शिकायतों की जांच नहीं होगी। शिकायत करने वाले को शिकायत के साथ सबूत लगाने पर भी उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा। होना यह चाहिए, भ्रष्टाचार के सबूत लगे होने पर तुरंत जांच शुरू कर दी जानी चाहिए। जबकि इस शिकायत में तो पीसीएस अधिकारी और शिकायतकर्ता की पत्नी, यानी कि जिसकी शिकायत की जा रही है उसी की खुद की डायरी के पन्नों की फोटोकॉपी लगी है। इन पन्नों में लाखों का लेन देन दर्ज है। जैसा कि बताया जा रहा था, खबरों के माध्यम से निकल करके बाहर आ रहा था, तो जांचकर्ताओं को ऐसे में क्या चाहिए था, इस शिकायत की एक प्रति आयकर विभाग को कार्रवाई के लिए और भेजा जाता। केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले ही कह चुका है कि प्रत्येक गुमनाम शिकायत निरस्त नहीं की जानी चाहिए। शिकायत की प्रकृति देखी जानी चाहिए। गंभीर प्रकार की शिकायत पर जांच होनी ही चाहिए और अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार जैसी गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाना ही चाहिए, ना कि शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दें। आमतौर पर देखा जाता है विभागों में कि शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वह भयभीत हो जाता है और अपनी शिकायत छोड़ करके भाग जाता है। शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार के साक्ष्य दे रहा हो और बयान देने के लिए तैयार हो तो साक्ष्य देने के लिए फिर क्यों बुलाया जाता है? जबकि पूर्व का इतिहास गवाह है कि सैकड़ों गुमनाम शिकायतें बड़े बड़े घोटाले खोलने के लिए पर्याप्त साबित हुई हैं। लेकिन आज गुमनाम शिकायतों की बात करना तो सपना सा लगता है, होगी कोई बहुत पुराने जमाने की बात। क्योंकि गुमनाम शिकायत के बारे में ना तो कोई जान पाता है और अधिकारी भी उस शिकायत पर चुपचाप कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, जैसे कोई शिकायत आई ही नहीं है। अधिकारियों को अपनी इस मानसिकता को भी बदलना होगा। अगर उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है तो वह अपनी कार्यशैली को जरूर बदलें और आलोक मौर्य द्वारा दिए गए डायरी के पन्नों की जांच करनी चाहिए, उनकी सच्चाई तक जाना चाहिए। अगर वह झूठ निकले
तो आलोक मौर्य पर मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए ताकि झूठी शिकायतों पर भी रोक लगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों को आगे आना होगा और इस मामले में भी आगे आना चाहिए और नजीर बनाने वाली कार्रवाई जिससे संदेश जाए एक समाज में, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। आज अधिकारियों की लचर कार्रवाई के चलते बड़े बड़े कारनामे ऑफिसों में किए जा रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यह अनवरत चलते रहेंगे और यह सब चलता ही रहेगा, क्योंकि जब अधिकारी ही नहीं चाहेंगे तो फिर कार्रवाई संभव नहीं होगी और अनवरत भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ठीक है, समय देखेगा। हमें आज की चर्चा से इजाजत दीजिए और वहीं लाइक, शेयर, कमेंट्स और जो कुछ भी होता हो सब कुछ कर दीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।